पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है या सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है? हमारे लिए काफी आसान सवाल है ना, और हम इसका जवाब भी जानते हैं। पर क्या हो अगर मैं आपको कहूं कि एक वैज्ञानिक को सिर्फ ये प्रूफ करने के लिए कि पूरे ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी नहीं सूर्य है के कारण जेल जाना पड़ा था, और सिर्फ जेल ही नहीं, उन्हें बहुत सारी यातनाएं भी सहनी पड़ी थी। वेलकम टू माय चैनल, मैं हूं कंचन तिवारी और अब मैं स्टार्ट करने वाली हूं एक ब्रांड न्यू सीरीज जिसमें हम बात करेंगे 5 डिफरेंट साइंटिस्ट्स के बारे में जिनकी जिंदगी बहुत ही कठिन थी, पर जिनके आविष्कार आज भी बेसिक साइंस और मॉडर्न साइंस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। आज की स्टोरी है गैलीलियो दी गैलीली के बारे में। बट बिफोर आई स्टार्ट माई वीडियो, मैं आपको बताना चाहूंगी कि इस वीडियो में कोई एनिमेशन या कोई स्टोरी नहीं होगी, बल्कि आपको हेडफोन लगाना है और आंखें बंद करके सिर्फ इसे एक पॉडकास्ट की तरह सुनना है। होपफुली आपको मेरा एक्सपेरिमेंट पसंद आएगा। तो चलते हैं हमारे एपिसोड नंबर 1, जो कि है गैलीलियो गैलीली के बारे में। (1590) की वैसी ही सुबह, सूरज वैसा ही निकला था, चिड़िया भी वैसे ही चहचहा रही थी जैसे कि रोज चहचहाती है, पर फिर भी आज कुछ खास था। 23 साल का युवा आदमी 2 लोहे के भारी भारी गोले, जिसमें एक का वजन 100 पौंड था और दूसरे का मात्र 1 पौंड, को लेकर पीसा की मीनार पर चढ़ गया था, वो भी 7वीं मंजिल पर। छज्जे के किनारे खड़े होकर वो नीचे खड़ी भीड़ को देख रहा था। उस भीड़ में पीसा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर, बहुत सारे दार्शनिक और विद्यार्थी भी शामिल थे। इसी के साथ कुछ ऐसे भी लोग शामिल थे जो इस प्रयोग को रोकने के लिए उस वैज्ञानिक को गालियां दे रहे थे। इस चहल पहल में उस साइंटिस्ट ने नीचे की ओर देखते हुए दोनों गोलों को अपने हाथों में संतुलित किया। भीड़ की धड़कनें बढ़ने लगी थीं। ज्यादातर लोगों को विश्वास था कि यह प्रयोग एक फेलियर रहेगा, पर सभी लोग उस समय आश्चर्यचकित हो गए जब उस साइंटिस्ट ने दोनों गोलों को नीचे फेंका और दोनों के दोनों गोले एक साथ आकर जमीन पर गिरे। कौन थे वो साइंटिस्ट जिन्होंने इतना बड़ा प्रयोग किया था, वो भी एक छोटे से सिद्धांत को प्रूव करने के लिए? आज की कहानी में हम बात करने वाले हैं गैलीलियो गैलीली के बारे में। गैलीलियो गैलीली का जन्म 15 फरवरी 1564 को पीसा, इटली में हुआ था। जी हाँ, वही पीसा जहाँ पे पीसा की सबसे खूबसूरत मीनार है, जो कि 7 आश्चर्यों में से एक गिनी जाती है। गैलीलियो का झुकाव शुरू से ही विज्ञान से जुड़ी जानकारी, विज्ञान के इतिहास, जीव विज्ञान, गणित, इन पर था। इटली में जन्मे इस वैज्ञानिक को बचपन से ही विज्ञान और प्रकृति में होने वाली घटनाओं में दिलचस्पी थी। उनका मानना था कि प्रकृति में होने वाली हर घटनाओं को क्यों ना साइंस के नजरिए से देखा जाए, और वो इस काम में काफी हद तक सफल भी हुए। जब वो 17 साल के थे और अपनी एजुकेशनल लाइफ में काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, तो वो पीसा शहर के गिरजाघर में प्रार्थना करने के लिए गए। उस समय गिरजाघर के एक दरबान ने जंजीर से लटके हुए एक लैंप को जलाया, और लैंप के जलते ही जैसे ही उसने जंजीर को छोड़ा, जंजीर दाएं और बाएं झूलने लगी। एक आम आदमी के लिए ये तो नॉर्मल झूलना होगा, जो कि होता ही रहता है, पर गैलीलियो ने महसूस किया कि उस रस्सी के डोलने का समय बिल्कुल समान था। इसे देखकर वो काफी डीप एनालिसिस में डूब गए। अब उस समय उनके पास घड़ी तो थी नहीं, पर क्योंकि वो जानते थे कि इंसान की नब्ज हर समय समान समय में ही धड़कती है, इसलिए उन्होंने अपनी सावधानी से 2 उंगली से नब्ज को पकड़ा और नब्ज के साथ ही लैंप की रस्सी के दोलनों की संख्या जाननी चाहिए। और उन्होंने पाया कि ये ऑक्सीलेशन चाहे छोटा हो या बड़ा हो, सबके लिए समान होता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं
कि उस युवा वैज्ञानिक के मन में हर छोटी से छोटी चीजों को एनालाइज करने के लिए कितनी ज्यादा उत्सुकता थी। घर आकर उन्होंने इसी सिद्धांत को उपयोग करके एक छोटा सा डिवाइस बनाया जिसे आज हम सिंपल पेंडुलम कहते हैं, और इसी पेंडुलम को उन्होंने आगे चल के मॉडिफाई किया और पल्स मीटर का आविष्कार किया। साल की उम्र में गैलीलियो को पीसा यूनिवर्सिटी में गणित का प्रोफेसर अपॉइंट किया गया। उन दिनों लाइब्रेरी में घूमते हुए गैलीलियो ने किसी धार्मिक पुस्तक में पढ़ा था कि अगर समान ऊंचाई से दो अलग अलग भार की वस्तुओं को एक साथ गिराई जाए तो भारी वस्तु पहले जमीन पर गिरेगी और हल्की वस्तु उसके बाद गिरेगी। यह कथन अरस्तु ने दिया था। गैलीलियो को आरंभ में यह कथन कुछ अटपटा सा लगा और उन्होंने इसको गलत सिद्ध करने के लिए छोटे छोटे कई सारे एक्सपेरिमेंट किए जिसमें वो सफल भी हुए, और उन्होंने पाया कि भारी वस्तु हो या हल्की वस्तु दोनों जमीन में साथ में गिरेंगे। और इसी चीज को प्रूफ करने के लिए और लोगों की मान्यताओं का खंडन करने के लिए उन्होंने पीसा की मीनार वाला एक्सपेरिमेंट किया। बहुत सारे रूढ़िवादी लोग गालियां दे रहे थे गैलीलियो के लिए कि कैसे वो धर्म पर सवाल उठा सकते हैं, कैसे वो पुरानी आती हुई मान्यताओं का खंडन कर सकते हैं, पर उन्होंने ये कर दिया। कई लोगों का मानना था कि गैलीलियो ने ऐसा करने की सिर्फ सोची थी, वास्तव में उन्होंने ऐसा कुछ किया नहीं था। पर उस समय के राइटर्स जिन्होंने गैलीलियो की जिंदगी को करीब से देखा था, उन्होंने बताया था कि ऐसा प्रैक्टिकल सही में हुआ था। गैलीलियो ने सच में पीसा की मीनार में चढ़कर दो गोलों को फेंककर यह प्रूफ किया था कि हल्की वस्तु और भारी वस्तु एक साथ नीचे गिरती है। अगर गैलीलियो की पर्सनल जिंदगी की बात की जाए तो गैलीलियो का सरनेम शुरू में गैलीली नहीं था। 14वीं शताब्दी में गैलीलियो के परिवार के एक पूर्वज थे जिनका नाम था गैलीलियो बोनायुटी। वो एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर थे और साथ में बहुत फेमस पॉलिटिशियन थे, और उन्हीं के सम्मान में 14वीं शताब्दी में गैलीलियो के वंशज ने अपने सरनेम को बोनायुटी से गैलीली कर लिया। कई लोगों का मानना है कि गैलीलियो का नाम गैलीलियो बोनायुटी के ही सम्मान में गैलीलियो रखा गया था, पर वास्तव में इटली में उस समय परंपरा थी कि होने वाले बड़े बेटे का नाम उनके सरनेम के नाम से ही रखा जाता है। इसलिए गैलीली सरनेम के आधार पर उनका नाम गैलीलियो रखा और इस तरह जन्म हुआ गैलीलियो गैलीली नाम का। गैलीली एक पक्के कैथोलिक ईसाई थे। वो धर्म पर काफी विश्वास करते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने वेनिस शहर की एक महिला मरीना गाम्बा से बिना विवाह किए 3 बच्चों को जन्म दिया था। वो मरीना से काफी प्यार करते थे, पर फिर भी उन्होंने कभी उससे शादी नहीं की। बिना शादी के जन्मे इन बच्चों को समाज में सम्मान नहीं मिलेगा, ना ही इन लड़कियों की शादी होगी, और अगर शादी हुई भी तो भारी दहेज देना पड़ेगा। इसी डर से गैलीलियो ने अपनी दोनों बेटियों को नन बनने के लिए कह दिया, ताकि वो समाज और समाज की गंदगी से दूर रहें और उन पर नाजायज बच्चों का ठप्पा ना लगे। हालांकि गैलीलियो ने शादी क्यों नहीं की थी? क्या वो शादी नहीं कर सकते थे? अगर वो पक्के ईसाई थे तो शादी के बाद भी बच्चे पैदा कर सकते थे। पर अमेरिकन राइटर जावा सोबेल ने अपनी पुस्तक गैलीलियोस डॉटर में लिखा था कि उन दिनों इटली में स्कॉलर्स का और वैज्ञानिकों का शादी न करने का ट्रेंड था। यही कारण है कि लियोनार्डो दा विंसी, निकोलस कोपरनिकस, मिकलांजेलो जैसे कई सारे लोगों ने, जो कि बहुत ही फेमस पर्सनालिटीज थे, कभी शादी नहीं की। इसलिए गैलीलियो ने भी शादी नहीं की। गैलीलियो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, अपने रिसर्च पर भी ध्यान दे रहे थे, पर फिर भी कई लोगों का मानना है कि गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार नहीं किया था। वास्तव में टेलीस्कोप का आविष्कार हॉलैंड के हांस लिपरशे ने किया था। हांस लिपरशे वैसे तो चश्मों को बनाते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने ऐसे ही चश्मे के लेंसेज से साथ खेलते खेलते ही टेलीस्कोप बना लिया। वो उसको पेटेंट कराने के लिए 1608 में हॉलैंड के पेटेंट ऑफिस में भी गए थे, पर क्योंकि टेलीस्कोप बनाना काफी आसान था, इसीलिए उनके पेटेंट एप्लीकेशन को स्वीकार नहीं किया गया। और आश्चर्य की बात यह है कि इसी के कुछ दिनों बाद एक दूसरे आदमी, जो कि हॉलैंड के ही थे, उन्होंने भी टेलीस्कोप बनाने का पेटेंट का एप्लीकेशन किया था।
दोनों में से किसी को भी ये पेटेंट नहीं मिला, लेकिन फिर भी अगर पूछा जाए कि टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था, तो इसका श्रेय हांस लिपरशे को ही जाता है। गैलीलियो ने टेलीस्कोप का आविष्कार तो नहीं किया, पर उन्होंने टेलीस्कोप में सुधार किया। उन्होंने टेलीस्कोप को इस प्रकार बनाया, उसमें इस तरह के मॉडिफिकेशंस किए कि उनकी सहायता से अधिक दूरी देखी जा सके, साथ ही आसमानी पिंडों को भी देखा जा सके। गैलीलियो ने अपनी पुस्तक में लिखा है कि जब इस दूरदर्शी के निर्माण की खबर वेनिस पहुंची, तो राजा सिग्नोरिया ने मुझे बुलाया। मैंने राज दरबार में जाकर जब अपना यंत्र दिखाया तो सभी आश्चर्यचकित हो गए थे। बहुत से कुलीन व्यक्ति इस यंत्र को लेकर वेनिस के चर्च की सबसे ऊंची मीनार पर चढ़ गए थे और वो समुद्र की जहाजों को देखने लगे। उस यंत्र के कारण जहाज 10 गुना ज्यादा करीब दिखते थे। 1 महीने तक गैलीलियो की दूरदर्शी को देखने के लिए बहुत सारे लोग आते थे और वो वेनिस के दूर दूर के इलाकों को देखने की कोशिश करते थे। दूरबीन की खबर मानो जंगल के आगे की तरह फैल गई थी। पर गैलीलियो ने इस दूरबीन का आविष्कार इसलिए किया था ताकि वो आकाश से संबंधित बहुत सारे गहरे राजों को जान सके। पहले माना जाता था कि चांद की सरफेस बहुत ही स्मूथ है, चिकनी सी। पर गैलीलियो ने अपनी दूरदर्शी की सहायता से लगातार अध्ययन किया और उन्होंने बताया कि चांद की सतह पर अनेक पहाड़ और घाटियां हैं। 13 मार्च 1610 को स्टारी मैसेंजर नाम से गैलीलियो ने अपना पहला साइंटिफिक वर्क लिखा। ये न सिर्फ गैलीलियो का पहला साइंटिफिक वर्क था, बल्कि इतिहास का सबसे पहला साइंटिफिक वर्क था। इसमें उन्होंने चांद की अलग अलग अवस्थाओं को दिखाया था और इसकी फोटोज उन्होंने खुद अपने हाथों से बनाई थी। इन फोटोज को देखकर लगता ही नहीं था कि कोई इंसान इतनी सटीक तरीके से चांद की तस्वीर बना सकता है, जो कि आज के जमाने में प्रिंटर से निकलती हैं। उन्होंने जुपिटर के 4 चांदों को खोजा। उन्होंने ये भी सिद्ध किया कि हमारी आकाशगंगा बहुत सारे तारों से मिलकर बनी है और ये लगातार मूव कर रही है। गैलीलियो अलग अलग धार्मिक ग्रंथों को पढ़ते थे, उनमें लिखी हुई बातों को एनालाइज करते थे, क्या सही है क्या गलत है, इसको भी वो सोचते थे। वो एक पुराने कैथोलिक ईसाई की तरह सिर्फ धर्म में लिखी बातों को अंधानुकरण नहीं करते थे, बल्कि वो सोचते थे कि क्या ऐसा हो भी सकता है। गैलीलियो ने कोपरनिकस के विचारों की पुष्टि की। कोपरनिकस ने कहा था कि पूरे ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है, न कि पृथ्वी। गैलीलियो ने अपने दूरदर्शी की सहायता से इस बात को प्रूव किया कि पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र नहीं है, बल्कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है। सन 1916 में जब गैलीलियो ने सूर्य की स्थिरता का और पृथ्वी के घूमने का सिद्धांत घोषित किया, तो इसके 2 दिन बाद ही उन्हें चर्च के अधिकारियों के सामने प्रस्तुत होना पड़ा। अधिकारियों ने चर्च की तरफ से सरकारी चेतावनी दी कि वो इस विचार का प्रचार बंद कर दें, ऐसा नहीं होता, और यदि गैलीलियो ऐसा करते हैं तो उन्हें आगे बहुत सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। कहा जाता है कि गैलीलियो एक पक्के ईसाई थे, इसलिए 1630 तक उन्होंने अपने इस सिद्धांत और इस खोज के बारे में कोई भी पब्लिक स्पीच नहीं दी। सोलह सौ 15 में रोमन कैथोलिक चर्च ने कोपरनिकस की थ्योरी को बेतुकी और धर्म विरोधी कहा, और साथ ही यह भी कहा कि यह थ्योरी बाइबल की बातों का खंडन करती है। गैलीलियो पर मुकदमा चला। उन्हें धार्मिक मान्यताओं का खंडन करने और अधार्मिक बातों का प्रचार करने के लिए दोषी पाया गया। उन्हें मजबूर किया गया कि वो सार्वजनिक रूप से बयान दे कि उनकी थ्योरी गलत है, ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी ही है। गैलीलियो को जेल हुई। गैलीलियो को हाउस अरेस्ट भी होना पड़ा। गैलीलियो को सामाजिक प्रताड़ना और सामाजिक निष्कासन का भी सामना करना पड़ा। उन्हें मजबूर किया गया कि वो अपनी थ्योरीज को वापस ले, वो लोगों से कहें कि ऐसा कुछ नहीं होता, पूरी ब्रह्मांड का केंद्र पृथ्वी ही है। जब गैलीलियो को सार्वजनिक वक्तव्य देने के लिए बुलाया गया, तो गैलीलियो ने बहुत ही धीमे स्वर में कहा कि हाँ, मेरी थ्योरीज गलत थी, पूरे ब्रह्मांड का केंद्र
पृथ्वी ही है। वो बहुत उदास हो गए और जब वो स्टेज से उतरे तो उन्होंने कहा कि नहीं, पृथ्वी ही सूर्य को चारों ओर घूमती है। उस बूढ़े आदमी को अपनी उम्र के 70वें साल तक बार बार चर्च जाना पड़ता था, प्रार्थना करने के लिए नहीं, बल्कि धमकी सुनने के लिए कि वो ऐसी और अधार्मिक नीतियों को नहीं बनाएं। उन्हें हाउस अरेस्ट पे रखा गया था। इसका मतलब वो अपने घर से बाहर नहीं जा सकते थे। लेकिन उस समय बहुत सारे फेमस कवि, पेंटर और लेखक उनसे मिलने आते थे। कहा जाता है कि यूरोप के बहुत ही फेमस कवि जॉन मिल्टन भी उनसे मिलने आते थे। हाउस अरेस्ट के दौरान गैलीलियो अपनी पुस्तक डायलॉग्स कंसर्निंग द टू प्रिंसिपल सिस्टम ऑफ द वर्ल्ड के बारे में लिख रहे थे। इस पुस्तक में उन्होंने अपनी सारी रिसर्च के बारे में लिखा था। क्योंकि इटली में तो उन पर बैन हो चुका था, इसलिए वो इस पुस्तक को हॉलैंड में पब्लिश करवाए। ये पुस्तक आज भी फिजिक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट बुक है। कहा जाता है कि 1937 में गैलीलियो पूरी तरह से अंधे हो गए थे। उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी और 1942 में उनकी मृत्यु हो गई। गैलीलियो के परिवार का कहना था कि गैलीलियो को बेसिलिया ऑफ सेंटा क्रॉस चर्च में दफनाया जाए, जहां पे गैलीलियो के पिता की भी कब्र थी। परंतु उस चर्च के पोप ने इस बात का विरोध कहा। उन्होंने कहा कि गैलीलियो एक अधार्मिक थे और उस व्यक्ति के लिए चर्च के पास कोई जगह नहीं है, इसलिए उन्हें चर्च में दफनाने की अनुमति नहीं मिली थी। उन्हें चर्च के पास ही एक खुली जमीन में दफनाया गया था। 100 साल बाद, यानी कि 1 सेंचुरी बाद, 1737 को गैलीलियो के अवशेष को निकाला गया और उसे सम्मानपूर्वक चर्च में दफनाया गया। पर इस दौरान गैलीलियो के अवशेष में से 3 उंगली और 1 दांत को निकाल लिया गया था, ताकि उन्हें म्यूजियम में उनकी याद के तौर पर रखा जा सके। जिस चर्च में गैलीलियो को दफनाया गया था, उस चर्च को आज टेम्पल ऑफ इटालियन ग्लोरीज भी कहा जाता है, क्योंकि उस चर्च में इटली के अधिकतर महान लोगों की कब्र है। गैलीलियो की निकाली गई 3 उंगली में से 1 उंगली फ्लोरेंस के म्यूजियम में है और उस उंगली को इस तरीके से खड़ा करके रखा गया है जानो वो रोम की तरफ इशारा कर रही है कि हाँ, ये वही रोम है जहां मैं रहता था, ये वही रोम है जहां पे मुझ पे इल्जाम लगाए गए थे, और ये वही रोम है जहां पर मैं आज कब्र में सो रहा हूं। उनकी मृत्यु के 350 साल बाद कैथोलिक चर्च के पोप जॉन पॉल II ने यह कहा कि हाँ, गैलीलियो के केस में चर्च से गलती हुई थी। और उसके बाद 350 साल बाद गैलीलियो पे लगा हुआ बैन खत्म हुआ। गैलीलियो को फादर ऑफ ऑब्जर्वेशनल एस्ट्रोनॉमी, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, फादर ऑफ साइंटिफिक मेथड और फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहा जाता है। उस साइंटिस्ट ने अपनी पूरी जिंदगी साइंस के डेवलपमेंट में लगा दी। उस वैज्ञानिक की पर्सनल जिंदगी चाहे जैसी भी रही हो, उस जिंदगी में कितने भी दर्द क्यों न झेलने पड़े हो, पर वो अंत समय तक साइंस के प्रति समर्पित रहे थे। साइंटिस्ट्स की जिंदगी वैसे तो काफी सिंपल होती है, वो दूसरों की जिंदगी में इंटरप्ट करना पसंद नहीं करते, बट फिर भी अगर कंट्रोवर्सीज की बात आए तो कई सारे साइंटिस्ट को धर्म और विज्ञान इन 2 पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए काफी संघर्ष करना पड़ा था। आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं आपको अपने नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अगर आपको कोई एडवाइस देना है या आपको बताना है कि आप किस साइंटिस्ट की कहानी सुनना चाहेंगे तो प्लीज कमेंट करिएगा। मुझे आपके कमेंट्स पढ़ना काफी अच्छा लगता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।